नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जिस प्रकार से बिना पतझड़ के पेड़ के पत्ते नहीं आते, वैसे ही बिना मेहनत के अच्छे दिन भी नहीं आते। तो आप मेहनत अपनी जारी रखें। अंतिम दौर में पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स के चैप्टर जो चल रहे हैं, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो साउंड रहेगा, ध्वनि। ठीक है भैया, ये अंतिम टॉपिक बचा हुआ है आपके, बाकी सारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, डेंसिटी, लोहे की कील का घनत्व ज्यादा होता है, कागज की नाव का कम होता है, इसलिए वो पानी में तैरती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, कोई ज्यादा है नहीं। साउंड क्या होता है? ध्वनि। साउंड, ध्वनि किसको कहते हैं? है? एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है रे? एकल आवृत्ति की ध्वनि को बता सकते हो क्या? एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? टोन कहलाती है। क्या कहलाती है? टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति, ध्यान देना, हाँ, टोन है ये। एकल आवृत्ति की ध्वनि को किस नाम से जानते हैं? टोन कहते हैं। साउंड का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक क्या होता है? क्या होता है भैया? ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। जी बिल्कुल, डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, और इसको डीबी में लिखा जाता है डेसिबल। यहां बहुत सारी गलतियां होती है। अच्छा, कई बार आपसे सवाल किया जाएगा, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक, ये स्पेशल प्रश्न होते हैं, बेसिक प्रश्न, तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार आप क्या कर देते हैं कि जो साउंड है उसका मात्रक कर देते हैं हर्ट्ज। ये तो आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हाँ, ये डेसिबल है, डीबी है, ये डीबी। इसको सोन भी लिखा जाता है। क्या कहते हैं इसे? सोन भी कहते हैं। तो ध्यान दें आप, आवृत्ति का मात्रक होता है आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका हर्ट्ज रहेगा, और ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। और यहां से एक शब्द और निकल के आ रहा है, वो है आवर्तकाल। टाइम पीरियड क्या होता है? आवर्तकाल, इसका मात्रक क्या होता है? सारे मात्रक एक बार आप जरूर ध्यान में रख लें, एक सवाल यहां से बनने की संभावना रहती है। अग्निवीर के पेपर में मात्रक से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा? आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है भैया? और एक होता है आपके लेमडा, तरंग दैर्ध्य, इसका मात्रक भी बता दो। तरंग दैर्ध्य, इन सब का संबंध यहीं से, तरंग दैर्ध्य। यदि तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपसे पूछा जाए तो फिर तो आपका आंसर मीटर रहने वाला है, और आवर्तकाल का मात्रक आपसे पूछा जाए तो फिर आपका आंसर सेकंड रहने वाला है। तो ये सारे एक बार के लिए आप मात्रक अपने माइंड में जरूर ध्यान में रखिएगा। ध्वनि का मात्रक क्या होगा? डीबी, डेसिबल। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। आवर्तकाल का मात्रक आपके सेकंड में रहने वाला है, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपके मीटर में रहेगा। अब ध्वनि क्या है? क्या है साउंड? साधारण बातचीत में कितनी डीबी तक की ध्वनि है वो आपके, कितनी? हाँ जी। और कितनी डीबी से ऊपर की जो साउंड है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? ये सब आपको पता है? हो गया यहां से, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ध्वनि में तरंग निकलती है। क्या निकलती है? तरंग। ध्वनि की तरंगे। अच्छा, यहां से एक तो होती है यांत्रिक तरंगे। कौन सी होती है? यांत्रिक। और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग कौन सी है बताओ भैया?
यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे क्या है? ध्यान दे इस पे। आपसे सवाल किया जा सकता है कि यांत्रिक तरंग कौन सी है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अयांत्रिक तरंग कौन सी है, फिर आंसर क्या होगा? यस, यांत्रिक तरंगे वो होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संचरण के लिए क्या? संचरण के लिए माध्यम जरूरी है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो माध्यम कौन सा है? कौन सा है बताओ? यांत्रिक तरंगे तो वो होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और कौन सा है माध्यम? माध्यम तो वही है जो हम रोज पढ़ते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस होगा, द्रव्य होगा और गैस। अच्छा, गैस में विसरण की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। कारण क्या है इसका? इसके कण दूर दूर होते हैं। जी बिल्कुल सही है। ठोस, द्रव्य और गैस ये संचरण का माध्यम है। और यांत्रिक तरंगे वही यांत्रिक तरंगे हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन अयांत्रिक तरंगे वो होती है जिनके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां आप ध्यान दें, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तो इसमें डिफरेंस हुआ, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती जी। अब नहीं होती तो इसके टाइप कौन से आएंगे? आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि यांत्रिक तरंग कौन सी है, तो फिर आप आंसर क्या दोगे? क्या दोगे आंसर बताओ? अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग ये किस प्रकार की है? यांत्रिक है। याद रखें, यांत्रिक तरंगे वो होगी, यही लिख दूं क्या? आप ध्यान देना, एक तो है आपकी अनुदैर्ध्य। अब सवाल आपसे किया जाए कि अनुदैर्ध्य तरंगे किस प्रकार की है, तो ये यांत्रिक तरंगे होने वाली है। और एक जो रहेगा वो है आपके अनुप्रस्थ। क्या है? अनुप्रस्थ। और ये किस प्रकार की है? तो ये भी यांत्रिक तरंगे है। फिर अयांत्रिक कौन सी है? कौन सी रहेगी? कौन सी है भैया? अयांत्रिक तरंगे कौन सी है? ऐसी तरंगे जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और वो कौन सी है? बताओ फटाफट। अयांत्रिक तरंगे कौन कौन सी रहेगी? अल्फा किरणें। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? यह प्रश्न आर्मी के पेपर में पूछा गया है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता कौन सी किरणों की होती है? तो गामा की होती है। अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ क्या है, पहले इसकी चर्चा करेंगे, बाद में वहां हम जाने वाले हैं। यहां तक नोट हो गया क्या सारे के सारे? अनुदैर्ध्य, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ये लो। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, यही मैं सारी बातें क्लियर करते जा रहा हूं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है बताओ? अनुदैर्ध्य तरंग एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, वायु। वायु क्या है? वायु। ये इसका एग्जाम्पल है। और ज्यादा उदाहरण ही आपके एग्जाम में बनते हैं। उदाहरण के लिए वायु की बात करें तो वायु एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है जी। अब ये पृष्ठ देखो, पृष्ठ किसी पृष्ठ से आकर टकराएगी तो ये प्रकाश हो गई, तो प्रकाश होगी, प्रकाश तरंगे। प्रकाश जो तरंग है वो आपके अनुप्रस्थ है, जो किसी पृष्ठ से आके टकराती है। ध्यान में। अब जो ढोलक आप बजाते हैं ना, ढोलक, तो ढोलक जो बजाते हैं तो वहां से तो साउंड निकलती है, लेकिन हम अपने हाथों से उसको पीटते हैं, मतलब किसी पृष्ठ से टकराती है वो हाथ, तो वो आपकी अनुप्रस्थ होगी। अनुदैर्ध्य वायु है। अब वायु है तो वायु आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि वायु किस प्रकार की तरंगे होती है, तो वायु आपके अनुदैर्ध्य तरंग है। इसको ज्यादा डीप ले जाने की आवश्यकता है नहीं, ये समांतर और लंबवत होती है, इतना आपको अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुदैर्ध्य तरंगे का कौन सी है? तो वायु अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश तरंगे जो है वो आपके क्या है? अनुप्रस्थ है।
हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये इसमें आने वाली है, जिसके मुख्य रूप से 7 टाइप भी होते हैं। जैसे आपकी गामा किरण है, जैसे आपकी अल्फा किरण है, जैसे आपकी पराबैंगनी किरण है, जैसे आपकी अवरक्त किरण है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न बने एग्जाम में वो ध्यान में रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत है चुंबकीय तरंग। अब इसमें अलग अलग टाइप आते हैं। नंबर 1 की बात करें तो आपकी गामा किरण है। क्या है? गामा किरण। अच्छा, गामा किरणों की खोज किसने की रे? गामा किरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? कौन था? रीटर? रीटर नहीं है जी, रीटर नहीं है। ध्यान दें, गामा किरणों की खोज किसने की? बैकुरले ने। किसने की थी? बैकुरले ने। याद रखें इसको, बैकुरले। ये कौन है? खोज करता है। ये एग्जाम में बनते हैं प्रश्न, गामा किरणों की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो आपके हेनरी बैकुरले था। कौन था? बैकुरले। ध्यान दे, भेदन क्षमता की बात करें तो सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। भेदन क्षमता, भेदने की क्षमता जो होती है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है। गामा किरणों की, गामा किरणों की होती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा आपके गामा किरणों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप सीधे ये जो स्टेटमेंट होते हैं इनको आप याद कर लें। बहुत अच्छे प्रश्न है ये। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है। ये कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है और बनेगा। बैकुरले ने इसकी खोज की है। किसने की है इसकी खोज? बैकुरले ने। भेदने की क्षमता, हाँ, भेदने की क्षमता, भेदन क्षमता है, नाम से ही तो पता चल रहा है? बहुत जगह अभी चर्चा करेंगे। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें। अब पराबैंगनी किरणें क्या है? हाँ, खोज किसने की? पहले तो ये बताओ मुझे कि इसकी खोज किसने की थी। तो खोजकर्ता की बात करना चाहे तो खोजकर्ता आपके कौन है? तो खोजकर्ता है रीटर। कौन था? रीटर। रीटर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है, पराबैंगनी किरणों की। और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उसको पृथ्वी पर पहुंचने से पहले कौन रोकता है? कितना अच्छा प्रश्न है ये। एग्जाम में न जाने कितनी बार ये बना हुआ प्रश्न है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली हानिकारक, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, याद रखना इसको। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, एक ही बात है वो तो आने से पहले या पहुंचने से पहले, ओजोन परत, कौन सी परत है? ओजोन परत रोक लेती है। पराबैंगनी, यहां से 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रहा पराबैंगनी किरणें, ये रहा भैया, एक तो पराबैंगनी किरणें और दूसरा आपके ओजोन परत। याद रखना इनको। कभी भी एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले कौन रोक लेता है? तो ये ओजोन परत रोक लेता है।
क्या चीज? हाँ, समझ गए। और पराबैंगनी किरणें बहुत हानिकारक है। यदि ये पृथ्वी पर पहुंच जाए तो क्या होगा? यस, स्किन कैंसर बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर। और बताओ, पराबैंगनी किरणें क्या करती है? यह बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम है, जीवाणु को मारने में सक्षम है ना। पराबैंगनी किरणों के काम की बात करें तो यह ध्यान में रखना, सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनको नष्ट करने में सक्षम है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सहायक है ये। छोटे छोटे जीव है वो मर जाएंगे, बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, तो ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सहायक होती है पराबैंगनी किरणें। ठीक है। खोजकर्ता कौन है? रीटर है। और उसका पूछा जाए गामा किरणों की खोज तो बैकोरले। इनको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है। अब देखो, आर्मी के एग्जाम में यहां से एक सवाल बनाया गया था और वो था आपके अवरक्त किरणें। कौन सी थी? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण, इंफ्रारेड किरण, रेज, इंफ्रारेड, ये वाला, ये क्वेश्चन बनाया गया है। पहला प्रश्न तो वही आ रहा है कि अवरक्त किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो खोजकर्ता की बात करना चाहे तो कौन था? खोजकर्ता था इसका हर्सेल। कौन था भैया? हर्सेल। हर्सेल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। कहां पाई जाती है ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। टेलीविजन जो होता है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में, ध्यान दे, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में ये किरणें पाई जाती है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें पाई जाती है। अवरक्त किरणें पाई जाती है। हम वही ले रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जहां से सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणें होती है जी? अवरक्त किरणें होती है। और ये प्रश्न पहले कहां बनाया गया है? तो ये आर्मी की एग्जाम में पहले पूछा गया प्रश्न है। हाँ जी, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणें होती है, ये सवाल पूछा गया है। तो ध्यान दें आप, अवरक्त किरणें होती है। कौन सी होती है? अवरक्त। इंफ्रारेड जो रेज होती है वो आपके पाई जाती है। इसीलिए जैसे ही आप, हाँ, होता है कि नहीं होता? तो टेलीविजन का जो रिमोट कंट्रोल है, कौन सी किरणें होने वाली है? अवरक्त किरणें होगी। हो गया। अल्फा बीटा वो भी किरणें होती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार की जो रेज आपने पढ़ी है, एक तो गामा किरण जिसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसके अलावा आपने पराबैंगनी किरणें देखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा अवरक्त किरणें, ये तीनों आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। हो गया। यहां से कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में यहां से प्रश्न बने तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, और बनेगा यहां से सवाल। हाँ, ये बस ये ध्यान में रखनी है, लेकिन ध्यान में यही रखने हैं तीनों, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें। और एक एक इनके पॉइंट याद रखिएगा। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, यहां पूछे तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में होती है, और बैक्टीरिया को नष्ट करने में कौन सी सहायक है? तो पराबैंगनी किरणें सहायक होती है। ठीक है भैया। सर्व तरंगे, नेक्स्ट लिखिएगा सर्व तरंगे। क्या हो गया? रुक जा भैया, रुक जा। सर्वे, सर्वे तरंगे, एक होती है आपकी अवसर्वे तरंगे। कौन सी है? अवसर्वे। और एक जो और है वो होगी आपकी परासर्वे। कौन सी है? परासर्वे। ध्वनि तरंगे हैं ये।
ठीक है, अपसर्वे, परासर्वे और सर्वे। अपसर्वे, परासर्वे और सर्वे। मानव की सर्वथा प्रास कितनी होती है? ये तो सबको आता है। मनुष्य में जो कान होते हैं उनकी सुनने की जो क्षमता है वो कितनी हर्ट्ज के बीच में होती है? तो आप ध्यान दें, सर्वेता जो सर्वे तरंगे हैं इनकी जो सर्वेता प्रास है वो मनुष्य में होती है। किसमें होती है जी? मनुष्य में। और कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000, यानी मैं लिख सकता हूं किलो हर्ट्ज के बीच में। ये ध्यान रखना। मनुष्य कितनी, हाँ, ये सुनने की क्षमता है, साउंड को सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ये मनुष्य के कान में सुनने की क्षमता होती है। वो फिर, हाँ जी, ये इसकी सर्वेता प्रास है जो आप ध्यान में रखोगे। किसमें है ये? मनुष्य में। मानव की सर्वेता प्रास कितनी होती है? तो सर्वेता प्रास यदि पूछा जाए, हाँ, ये सर्वेता परास है, ये परास है ना, क्या है? परास है। अब परास तो आप जानते हैं, मनुष्य के कानों की ये सर्वेता प्रास होगी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। जी ध्यान रखना। अवसर्वे ये क्या है? जिनकी आवृत्ति प्रास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। क्या है? 20 हर्ट्ज से कम। और ये किसमें होती है? किसमें होती है ये? और अरे, अवसर्वे तरंगे ये किसमें पाई जाती है? ये 20 हर्ट्ज से कम होती है और हाथी जैसे प्राणियों में पाई जाती है। हाथी है, आपके व्हेल है, इनमें ये पाई जाती है। व्हेल मछली है जिसका वजन लगभग 30 हाथियों के बराबर होता है। ये व्हेल मछली होती है, इसका वजन लगभग 30 हाथियों के बराबर होता है। अब एक हाथी का वजन कितना होता है? हाथी जैसे प्राणी होते हैं, व्हेल होते हैं, ये अवसर्वे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो आप जरूर ध्यान में रखना। और ये इंपॉर्टेंट होती है, आप सबको मालूम है, परासर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है कुछ नहीं, देखो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 किलो हर्ट्ज हो गया 20,000, और ये 20 हर्ट्ज से कम हो गई अवसर्वे। लेकिन इनकी सर्वेता प्रास कितनी होगी? परासर्वे की कितनी होगी? ये 20 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक। समझ में आ गया? अरे ये 20,000 है, 2,000, ये 20,000 बन गया क्या? ध्यान में देना आप। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही हम क्या बोलते हैं? परासर्वे ध्वनि तरंग कहते हैं। और ये कौन उत्पन्न करता है जी? चमगादड़, टैरोपस जो होते हैं, चमगादड़। चमगादड़ रात्रि के समय इसीलिए उड़ पाता है क्योंकि वो परासर्वे ध्वनि तरंगों का संसूचन करता है, इसलिए वो रात के समय उड़ पाता है। चमगादड़ रात में उड़ता है, दिन में देखा है क्या उड़ते हुए? और उड़ता है तो वो कहीं से कहीं टक्कर, हाँ, टक्कर लग जाएगी उसके कहीं से कहीं। तो ये रात्रि के समय क्या करते हैं? ये रात्रि के समय परासर्वे ध्वनि तरंगों का संसूचन करके आसानी से उड़ पाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो आपके चमगादड़ होगा। चमगादड़, चमगादड़, या इसको हम टेरोपस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? टेरोपस, जो उल्टा लटका रहता है, उल्टा। आज अब पता नहीं चला ये क्या है चमगादड़। अपने इधर बोलते हैं इसको चमचेड़। है
हाँ, समझ में आ गया क्या? वही है ये चमगादड़, टेरोपस। अच्छा, और भी है क्या इसके एग्जाम्पल? और भी है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। भूकंप आने से पहले सबसे पहले किसको पता चलता है? अरे, भूकंप आए उस सबसे पहले कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है? कुत्ता, बिल्ली, इसके अलावा चूहा जो होता है उसको भी पता चलता है। कुत्ता है, बिल्ली, चूहे, ये जो होते हैं ना, इनको पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। समझे क्या आप? इसका मतलब उनमें कौन सी ये सर्व तरंगे होगी? परासर्वे होने वाली है? नहीं जी। कौन सी होगी? अरे बताओ फटाफट। चमगादड़, टेरोपस जो है, इसमें परासर्वे ध्वनि तरंगे पाई जाती है और जिनकी आवृत्ति प्रास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, परासर्वे ध्वनि तरंगों का उपयोग कहां होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उपयोग बताओ कहां होता है? एक तो आप ध्यान रखिएगा, पथरी के बारीक कणों को, पथरी के जो कण होते हैं उसको तोड़ने में, तोड़ने में। यदि स्टोन है तो ये जो आपकी परासर्वे ध्वनि तरंगे उसको, हाँ जी, छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं इस पथरी के कण, और ये जब महीन हो जाते हैं तो ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसका यूज किया जाता है। सोनोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? सोनोग्राफी में। अरे, सोनोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? परासर्वे ध्वनि तरंगों का, सोनोग्राफी। हालांकि ये, हाँ जी, सोनोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रेज है, तेज गति से आती है, तो सोनोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। समुद्र की गहराई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई में मापने में, समुद्र की गहराई मापने में। अच्छा, ऐसे स्थान जहां सफाई नहीं होती वहां भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सुरंग है आपकी, तो सुरंगों में सफाई करनी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उसकी सफाई के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समुद्र की गहराई, सफाई की, जहां सफाई नहीं होती आसानी से, तो वहां सफाई करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, पता चला परासर्वे ध्वनि तरंगों का उपयोग कहां कहां किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? बताओ, है या नहीं? क्लियर है बातें? ले लो आगे इसको। चलो फिर, लो। समय अभी है क्या? चलो, बाकी ये कल करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं मैं, परमाणु। इसकी आज जानकारी देता हूं मैं आपको, बाकी ये पूरा पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है, एटम, हाँ, ये कल पढ़ेंगे हम। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको आनी चाहिए। पहले तो जरा मुझे ये बताओ कि परमाणु है क्या? परमाणु क्या होता है? अच्छा, एक होता है अणु। क्या होता है? अणु। ये टॉपिक हम कल की क्लास में लेने वाले हैं, लेकिन अभी अपने पास समय बचा है कुछ, तो चर्चा कर भी लेते हैं। परमाणु और अणु, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
क्या अंतर है इनमें? क्या हुआ बेरा जी? अणु और परमाणु में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, इनमें से छोटा कौन है भैया? छोटा कौन है इनमें से? अणु छोटा है या परमाणु है? दोनों ही छोटे हैं। बोलो, पीछे से आंसर दोनों छोटे आ रहे हैं। क्या हुआ? दोनों ही सूक्ष्मतम कण है। ये सूक्ष्मतम कण है। क्या है? सूक्ष्मतम कण है। तत्व का रूप है, सूक्ष्मतम कण है, जो क्या करता है? रासायनिक क्रिया में भाग लेता या नहीं लेता? परमाणु ये तत्व का सूक्ष्मतम कण है। क्या है? सूक्ष्मतम है, कण है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु है वो मुख्य रूप से किससे बनता है? परमाणु मुख्य रूप से किससे बनता है? किससे बनता है बताओ? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। ये लीजिएगा भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परमाणु। लेकिन इनकी चर्चा हम करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि समय अभी इतना ही है अपने पास। एक दो सवाल लेके इसको करेंगे समाप्त। ठीक है जी, ये तो बचा हुआ पार्ट था। एक दो प्रश्न लेता हूं, आंसर करके आप बता दें मुझे। पहला सवाल, रेडियो किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ जी, रेडियो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा कल से स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी, कल से। रेडियो किस सिद्धांत पर आधारित है बताना जरा। अनुनाद, अनुरणन, प्रतिध्वनि या सभी? क्या है बताओ? क्या रहने वाला है? रेडियो किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या अनुनाद है या अनुरणन है? आपको पता होना चाहिए, जो बादल गरजते हैं ना, बादलों की गर्जन, अनुरणन का मतलब क्या है? बाहुल परावर्तन। क्या होता है? बाहुल है परावर्तन। बाहुल परावर्तन क्या होता है? बाहुल परावर्तन। यानी बारंबार यदि आपको आवाज आ रही है, बारंबार परावर्तन, जैसे बादलों की गर्जन होती है, बार बार आपको सुनाई देती है ना? नहीं देती क्या? तो बाहुल परावर्तन वही है जो बार बार आपको सुनाई दे, जैसे बादलों की गर्जन। अब प्रश्न पूछा जाए कि बादलों की गर्जन किस पर आधारित है? बादलों की गर्जन, बादलों की गर्जन यदि आपसे पूछा जाता है कि किस पर आधारित है, तो आंसर होगा अनुरणन। कौन सा होगा? अनुरणन। लेकिन अपना प्रश्न तो यहां पूछा जा रहा है रेडियो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो आपके अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। इको साउंड क्या होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इको साउंड क्या है? इको साउंड क्या होता है? प्रतिध्वनि क्या होता है? अब यह भी आपको पता है। इको साउंड ये पहले हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे। नहीं पढ़ा? इको साउंड का पता नहीं है क्या है? एक तो श्रोता है, दूसरा परावर्तक सतह है। जैसे ये दीवार है, कमरा बंद है जी, आप बोल रहे हैं,
तो वो आवाज दीवार की सतह से टकराकर आपको वापस सुनाई देगी। तो उसमें लगभग कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब प्रतिध्वनि का मतलब है पुनः सुनाई देना। प्रतिध्वनि इको साउंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इको साउंड। इको है ये इको साउंड है। प्रतिध्वनि, ध्यान दे, एक तो होता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, और दूसरा क्या होता है जी? दूसरा होता है श्रोता। क्या होता है? श्रोता। एक तो सतह जैसे दीवार हो गई, और दूसरा श्रोता जो सुनने वाला है। यदि इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 17 मीटर है। कितनी है? 17 मीटर। और होना ही चाहिए। इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। तब हम आसानी से उसको सुन पाते हैं, और ये जो साउंड आपको सुनाई देगी वो लगभग 0.1 सेकंड के बाद में सुनाई देगी। क्या सवाल बना? क्या सवाल बना? प्रतिध्वनि जो किसी सतह से टकराने के बाद में, जैसे आपकी परावर्तक सतह दीवार है, क्या है? दीवार। दीवार है ना? ऐसी परावर्तक सतह जहां से साउंड आपके टकराने के बाद में आपको वापस सुनाई दे, वो इको साउंड है, प्रतिध्वनि है। अच्छा, परावर्तक सतह और श्रोता जो सुनने वाला है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। तब आपको वो सुनाई देगी, और वो साउंड आपको सुनाई देगी। उसमें लगभग समय कितना लगेगा? 0.1 सेकंड। कितना लगेगा? 0.1 सेकंड। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है, यदि मनुष्य बोल रहा है, तो वो आवाज जो है आपके मस्तिष्क में कितने समय के लिए ठहरती है? कितने समय के लिए ठहरती है? बादलों की गर्जन किस पे आधारित है? अनुरणन। किस पे आधारित है? अनुरणन। रेडियो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है क्या? तो ये फिजिक्स के जो पार्ट थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, और आने वाली क्लास जो रहेगी आपकी, वहां से हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े, मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।